नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मेरे साथ आज दो मेहमान इस पैनल पर चर्चा के लिए, राजीव सिन्हा और कबीर तनेजा, और बात होगी वेस्ट एशिया की। जो जंग शुरू हुई वो अब तक जारी है। हमें पता है मिलिट्री ऑपरेशन चालू है, लेकिन पॉलिटिकल ट्रैक क्या है, पॉलिटिकल डिस्कशंस क्या हो रही हैं, वो अभी कुछ आइडिया नहीं है। ना वो टेबल पे हैं, सीज फायर नेगोशिएशंस भी काम नहीं कर रही हैं। अमेरिका का जो प्राइमरी फर्स्ट अलाई ग्लोबली है वो है इजराइल। हमास जो है कोई आइडियोलॉजी है, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं, पर आइडियोलॉजी जो दिमाग के अंदर है उसको ख़त्म करना तो नामुमकिन है। सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर कौन है इस युद्ध में? ईरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मेरे साथ आज दो मेहमान इस पैनल पर चर्चा के लिए, राजीव सिन्हा और कबीर तनेजा, और बात होगी वेस्ट एशिया की। जो जंग शुरू हुई वो अब तक जारी है। गाज़ा में लड़ाई जारी है, लेकिन एक और फ्रंट खुल चुका है, वो है लेबनान में। और जो खबरें हैं उसमें अब नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ काफ़ी बमबारी हो रही है, सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और साथ साथ जो एक चिंता की बात है वो ये कि यूएन फोर्सेस पर भी हमले हुए हैं। इन सब के साथ सवाल ये उठता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह या हमास के बीच में जो ये जंग जारी है, जो अब कई फ्रंट्स पे जारी है, उसका भविष्य क्या है? कहाँ रुकेगी, कैसे थमेगी, इस पूरे क्षेत्र पर उसका क्या असर होगा? क्या ये युद्ध जो है वो सीमित है, या ये युद्ध एक बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े इलाके में फैलता जा रहा है, जिसमें दूसरे देश शामिल होते चले जा रहे हैं? तो कबीर, अगर मैं शुरुआत इस बात से करूं कि अब जो नॉर्थ और साउथ दोनों लेबनान पे बमबारी हो रही है, और ये बात थी कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अमेरिकी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, शायद चीज़ें बदलेंगी, ये युद्ध थमेगा, लेकिन अब ये इस युद्ध के थमने के आसार तो कोई भी नहीं, बल्कि फैलने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। तो ये लिमिटेड वॉर तो है नहीं। लिमिटेड वॉर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। अगर आप इजराइल का प्री अक्टूबर 2023 ऑपरेशंस भी देखें, तो इजराइल तब भी सीरिया में बमबारी कर रहा था अगेंस्ट ईरान बैक्ड ग्रुप्स। तब भी इराक में भी उनके ऑपरेशंस थे अगेंस्ट ईरान बैक्ड ग्रुप। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी ये थोड़ा फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में आ गया है, बिकॉज द इजरायली मिलिट्री जो है वो एक ऑफिशियल वॉर की तरफ उन्होंने डिज़ाइन अपना चेंज कर दिया है। पहले प्रोट्रैक्टेड था सारा, अब प्रॉपर एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ उन्होंने मूवमेंट ले लिया है। तो मेरे ख्याल से अगले 5-6 महीने 8 महीने क्या होगा मुश्किल है कहना, लार्जली बिकॉज हमें पता है मिलिट्री ऑपरेशन चालू हैं, लेकिन पॉलिटिकल ट्रैक क्या है, पॉलिटिकल डिस्कशंस क्या हो रही हैं, वो अभी कुछ आइडिया नहीं है। ना वो टेबल पे हैं, सीज फायर नेगोशिएशंस भी काम नहीं कर रही हैं। जो सबसे बड़ा पावर स्ट्रक्चर है मिडल ईस्ट में, जिसके पास लेवरेज सबसे ज़्यादा है, वो यूएस है। लेकिन यूएस भी कुछ ज़्यादा नहीं अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, वो कह रहे हैं हमने कहा कि नेतन्याहू से, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आप ऐसा ना करें या वैसा ना करें। तो एक जो स्ट्रॉन्ग हैंड है जिसको कहते हैं, कि जो थोड़ा कह सके इजराइल को आप ये नहीं कर सकते, वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगले 40 दिन जब तक इलेक्शन नहीं ख़त्म होते अमेरिका में, मेरे ख्याल से इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ये व्यू है कि अगले 40 दिन में वो जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगले 40 दिन के बाद में क्या वो करेंगे जो अमेरिका चाहेगा, राजीव सिन्हा? देखिए, ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, उनके पास, जैसे कबीर ने कहा, ये 40 दिन की विंडो है जहां वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम अमेरिका का जो ध्यान है वो बटा हुआ है, वो अपने अंदरूनी इलेक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। और उसके बाद भी जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसकी पॉलिसी जो है वो चलेगी, चाहे कोई भी प्रेजेंट तो बने। कह रहे हैं कि चाहे कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, बहुत ज़्यादा अमेरिका का रुख इजराइल के लिए बदलेगा नहीं। जी नहीं, बिकॉज अमेरिका का जो प्राइमरी फर्स्ट अलाई ग्लोबली है वो है इजराइल। और वो सबसे उसको जो एड मिलती है वही सबसे ज़्यादा मिलती है, और उसका महत्व भी ज़्यादा है। तो जो इजराइल का महत्व है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, एस्टैब्लिश में, वो बहुत ही डीप और गहरा है। तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और नया राष्ट्रपति वाइट हाउस में आ जाते हैं, और उसके बाद अमेरिका कहता है इजराइल को कि आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, तो शायद वो इजराइल जो है थोड़ा पीछे हट सकता है। लेकिन इस समय इजराइल
ने जो हमले किए उसमें यूएन के कुछ फोर्सेस पे भी हमले हैं, वो भी घायल हुए, जिसके बाद तमाम देशों ने बहुत चिंता जाहिर की है। बाइडन ने कहा कि हम अमेरिका बात करेगा नेतन्याहू से, बट ये जो दिखता है कबीर कि नेतन्याहू किसी भी रूल बेस्ड ऑर्डर या यूएन या दूसरे देशों की सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो बड़ा सवाल उस रूल बेस्ड ऑर्डर पे भी है कि क्या इजराइल यूएन या दूसरे देशों के उनके जो एलाइज हैं उनके भी खिलाफ जाने के लिए समय खड़ा है। मेरे ख्याल से ये रूल बेस्ड ऑर्डर का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें ब्रॉडली देखें, यूएन पे जो अटैक्स हुए, जो यूएन के ट्रूप्स हैं लेबनान में, उन पे जो अटैक हुआ, उसके आगे भी देखें तो एक ये चिंता ज़रूर है यूएस में कि अगर उन्होंने अभी इस समय पे इज़राइल को आउटराइट सपोर्ट नहीं दिया तो जो उनके अदर एलाइज हैं, अगर वो एशिया पिवट को देखें या यूरोप में देखें, जो यूरोप में भी जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उनको क्या मैसेज पहुंचता है अगर वो अभी हट जाएं इजराइल के पीछे, क्योंकि इजराइल एक ऐसे रूट पर है जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है उनको पॉलिटिकली स्पेसिफिकली। अगर अभी हट जाए, उन्होंने अभी अपना वो सपोर्ट हटा लिया, तो क्या मैसेज जाएगा बाहर व्हेन इट कम्स टू द रूल बेस्ड ऑर्डर, स्पेसिफिकली ऑन अमेरिकन सपोर्ट ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर। कि एक अगर जैसे चिंता में आपका एलाई पहुंच गया और आपने कहा कि आफ्टर सम टाइम जो कह रहा है कि जो अक्टूबर 2023 में वो हमारा 9/11 था या हमारा 26/11 था, उस मौके पे आपने अपने सबसे बड़े एलाई, जैसे राजीव सिन्हा सर ने बोला, जो फर्स्ट एलाई जो है अमेरिका का बाहर, उससे सपोर्ट हटा दिया, तो वो मैसेज किया जाता है एट अ पॉइंट वेयर यूएस हेजेमोनी इज अंडर चैलेंज, बोथ चाइना से और थोड़ा बहुत रशिया से भी, है ना। तो हाँ। उसको कैसे मैनेज करना है ब्रॉडली, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रश्न है वॉशिंगटन में राइट नाउ, जो काफ़ी हद तक उनको थोड़ा पीछे रखा, जिसने थोड़ा पीछे रखा हुआ है। और वॉशिंगटन में बहुत डिवीजन भी है इसको लेकर, गाजा को लेकर भी। गाजा को लेकर जब वॉशिंगटन में नहीं है, अमेरिका में काफ़ी डिविजन है। तो अगर आप उनके अमेरिकन इलेक्शन जो आ रहे हैं, उनके स्विंग स्टेट्स देखें, तो वो डिसाइड कर सकते हैं 30-40 हज़ार वोटों के बीच में कि ये कैसे होगा। और क्योंकि इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत है। आई थिंक अरब पॉपुलेशन बाय इटसेल्फ is upon 3.5 million के आसपास है। It's a major factor in some of the eastern seaboard states. The Arab population, is a key issue. वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जिसके लिए तो दोनों प्रत्याशी कोशिश करेंगे। तो अमेरिका काफ़ी चीज़ें बैलेंस कर रहा है एक साथ, है ना, कि ज्यूइश लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, बिजनेस ज्यूइश लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। तो उन सबको डोमेस्टिकली कैसे मैनेज करें, अमेरिका को अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पहले वो देखना पड़ेगा, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी इजराइल पॉलिसी या मिडल ईस्ट पॉलिसी है, वो बाद में देखना पड़ेगा, स्पेशली इन द नेक्स्ट 40 डेज जब इलेक्शन आने वाले हैं। तो एक तो मैसेज ये जा रहा है कि अमेरिका इस बारे में केयरफुल है कि वो अपने एलाई का साथ नहीं छोड़ रहा है कैसे समय में, जो उन पर एक बड़ा हमला था जो अक्टूबर में हुआ पिछले साल। लेकिन ये जंग कुछ वैसे ही जारी रहेगी जिस तरह हमने अमेरिका को देखा अफगानिस्तान में, जहां वो जब दाखिल हो गए तो फिर निकलने का रास्ता नहीं था। तो अब ये लेबनान में है, हमास से लड़ाई इनकी 3, अब ये 7 फ्रंट वॉर हो चुका है जैसा इन्होंने कहा है। तो इधर अब लेबनान में भी जब दाखिल हो गए तो व्हाट्स द एग्जिट पॉलिसी, वहाँ पे वो रहेंगे, वो लड़ाई चलती रहेगी, क्या हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम सवाल हैं। देखिए, हिजबुल्लाह ख़त्म होने की बात तो मैं कुछ वैसा ही जैसे मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा कभी, बिकॉज हिजबुल्लाह जो है वो या हमास जो है कोई आइडियोलॉजी है, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं पर आइडियोलॉजी जो दिमाग के अंदर है उसको ख़त्म करना तो नामुमकिन है मेरे हिसाब से। ये जंग खत्म कैसे होगी? जंग खत्म कहाँ पर होगी? जंग खत्म वहाँ पर होगी जब अमेरिकन्स जो हैं आफ्टर इलेक्शन के बाद वो कहेंगे इजराइल को कि देखो तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इजराइल ने अमेरिका को बताया हुआ है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इस हमास का खात्मा, हमास का खात्मा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और जो इरानियन प्रॉक्सीज हैं, जो इरानियन प्रॉक्सी शिया और सुन्नी, उनका खात्मा, उनका डेसिमेशन, उनका डेनिग्रेशन, और इजराइल की स्टेट को जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो कम हो या ख़त्म हो। ख़त्म तो नहीं होगी पर कम हो। आई थिंक वो जो है एक उनका जो ऑब्जेक्टिव है। व्हेन द ज्यूइश स्टेट को लगता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं और अमेरिका भी कहता है ठीक है अब आगे मत जाइए, तो आई थिंक वहाँ पे उसका खात्मा होगा। और जहाँ तक ये रूल्स बेसिस इंटरनेशनल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप हिस्ट्री थोड़ा देखें तो इजराइल ने तो हमेशा ही इसको चैलेंज किया है, और अमेरिका ने जब भी कुछ एंटी इजराइल रेजोल्यूशन आया है अमेरिका ने उसको वीटो किया है। तो इट्स नॉट एज इफ कि अमेरिकन्स हैव
टोल्ड दी इजरायलीज कि आप ये मत करिए, तो रूल्स बेसिक उसके खिलाफ है, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा प्रिंसिपल है, इससे खिलाफ है, उन्होंने ये नहीं कहा है। तो ये एक डबल ट्रैक पैरेलली चल रहा है और चलेगा। ये लगातार चल रहा है। जैसे जब हिजबुल्लाह की बात हुई कि एक उनका ये ध्येय, ये लक्ष्य है कि हमास का खात्मा, हिजबुल्लाह का खात्मा। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी देखें अगर कबीर, तो काफ़ी हद तक उसे डेसिमेट किया गया, उसकी शक्ति कम हुई, नसरल्लाह का मारा जाना, उसके बाद तमाम लीडर्स का। तो क्या लगता है कि ये कुछ कमज़ोर पड़ा है हिजबुल्लाह या देखिए, पहले हमास? सबसे पहले हम मैंने कई बार आप स्पेशली इंडियन डिस्कोर्स में देखें तो लोगों को फॉर सम रीज़न लगता है हिजबुल्लाह कोई नई एंटिटी है ना। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो बहुत चलता पुराना है ना। अगर आप 82 से देखें, 82 से इजराइल ट्राई कर रहा है कि इनको बेस्ट कंटेन कैसे किया जाए। तो 82 में देखें, बाद में 90s में भी देखें, अर्ली 2000 में, तो इजराइल कई बारी लेबनान के अंदर जा चुका है एंड हैज़ ट्राइड टू क्रिएट दैट बफर जोन कि जो हमारा बॉर्डर है और हिजबुल्लाह की फर्स्ट पोजीशंस जो हैं उनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस डाल दी जाए। तो वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। नहीं तो हुआ है, इस पहले भी दफा नहीं क्या हुआ। अलग है? इस दफा किसी को नहीं पता क्या अलग है, बिकॉज पॉलिटिकल, वही मैं उसी मुद्दे पे वापस आ गया कि जो पॉलिटिकल आइडिया है, ब्लूप्रिंट है, जी। वो क्या है वो किसी को भी पता नहीं। अभी जो मिलिट्री आइडिया ये है कि जो उनकी हायरार्की है हिजबुल्लाह और हमास की, उनको ख़त्म किया जाए। और जब वो ख़त्म हो तो एक यूजुअली अगर आप डिकैपिटेशन टेक्निक्स देखें, वो अलकायदा के अगेंस्ट भी यूज़ करी गई हैं, इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट भी यूज़ करी गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर जो लीडरशिप है उनको हटा दिया जाए तो जो ग्रुप का जो कोहिसिवनेस है जी, वो कम हो जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह वो ग्रुप नहीं है। हिजबुल्लाह एक काफ़ी इंग्रेन ग्रुप है। हिजबुल्लाह को काफ़ी आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं ईरान से, और जो ईरान और हिजबुल्लाह की, ईरान हमास को खो सकता है, हिजबुल्लाह को नहीं खो सकता, है ना। हमास इज यूटिलिटेरियन ईरान के लिए। हमास से वो अभी काम निकलवा रहे हैं क्योंकि हमास लड़ना चाहता है इजराइल के साथ, जी, जी, है ना। हिजबुल्लाह इज समथिंग जो वो देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे इसको बचाया जाए, क्योंकि वो पॉलिटिकली इंग्रेन्ड है तो लेबनान। ईरान की जो इसमें शिरकत है, अब ईरान शामिल हो ही चुका है इस जंग में, पर वो ईरान भी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में किस हद तक आगे आएगा डायरेक्टली? ओके, एक मुद्दा जो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया ग्रुप है। जी, जी, हाँ, और वो ईरान एक शिया मिलिशिया ग्रुप। और इट इज़ द बिगेस्ट और सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ग्रुप है उस एरिया में। वो सबसे ज़्यादा इनग्रेन्ड है, एंट्रेंच्ड है लेबनान की पॉलिटी में। वो उसके MPs हैं, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और ये लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जो फौज है, सो कॉल्ड फौज है, और जो उसके पास असले हैं वो कुछ देशों की फौज से ज़्यादा बड़े हैं। तो अब आप इससे हिजबुल्लाह का महत्व ईरान के लिए समझ सकते हैं। दूसरी तरफ हमास जो है वो एक सुन्नी ग्रुप है, पर फिर भी जैसे कबीर ने कहा, हमास इजराइल के साथ लड़ रहा है और इसलिए वो एक स्टेट स्पॉन्सर भी ढूंढ रहा है। तो ईरान ने वो वैक्यूम पूरा किया, वो स्टेट स्पॉन्सर बन रहा है। तो ईरान जो है वो हमास को खोने के लिए तैयार रहेगा, पर वो हिजबुल्लाह को नहीं खोएगा। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल influencing group which Iran has in the area to project its regional aspirations and its leadership role. Okay, but in that case ईरान किस हद तक जा सकता है कबीर? और उसके जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी, जिसमें वो हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, हुतीज़ भी हैं, अब वो भी, उसके ऊपर किस तरह का इस समय दबाव है? देखिए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है ना। अगर आप ईरान का, लेकिन जो ईरान का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को आगे कैसे बढ़ाया जाए या कैसे बचाया जाए, वो नहीं है। अभी ईरान का मेन मुद्दा ये है कि जो उनका इंटरनल डिविजन्स है ईरान के अंदर, उसको कैसे देखा जाए, है ना। क्योंकि अगर आप देखें कि कई ऐसी खबरें आई हैं, जैसे इस्माइल हनिया को तेहरान में मारा गया, तो मतलब इजराइल की रीच वो भी है कि जब आप अपने प्रेसिडेंट के इनॉग्रल के टाइम पे सबसे इतने इम्पोर्टेंट आदमी को नहीं बचा पाए, तो ईरान के अंदर कितना पेनिट्रेशन हो चुका है इजराइल का, वो लेके आई थिंक काफ़ी अभी उनकी चिंता चल रही है। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो अभी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर के ग्रुप्स हैं, ईरान अभी चाहता है कि वो थोड़ा अपने आप को अभी संभाल के रखें इस मकाम तक कि आप इजराइल के अगेंस्ट अपने जो ऑपरेशन हैं वो चालू रखें। क्योंकि अगर आप ब्रॉडली देखें, एक चीज़ जहाँ पे ईरान विदाउट डिज़ाइन या विद डिज़ाइन, पता नहीं मेरे को, जहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है थोड़ा बहुत,
जिसको कहते हैं पैन सेक्टेरियन व्यू, तो जो ईरान की जो पॉपुलैरिटी है फॉर सपोर्टिंग गाजा, फॉर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन in the wider Middle East, in the wider Muslim community is fairly good right now, है ना। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि अरे सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं किया ज़्यादा अभी तक, यूएई ने कुछ नहीं किया ज़्यादा अभी तक, पर ये लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जो स्ट्रीट व्यू है अरब वर्ल्ड में भी, वो मेरे ख्याल से ऐसा कहीं ना कहीं ज़रूर ईरान को देख रहा है कि ये एक ऐसा देश है जो थोड़ा बहुत पैलेस्तीनियों के लिए या गाजा में थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्टैंड ले रहा है, एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है ईरान के लिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा और अगर आप आइडियोलॉजिकली देखें तो एवरीथिंग गोइंग फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके पॉलिटिकल डेवलपमेंट से लेके बियॉन्ड द पॉइंट कीपिंग इस्लाम राइट एट द टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो कमिंग बिलो दैट आपके क्या स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो बाद में देख लेते हैं, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग द रिक्वायरमेंट फॉर इस्लाम एज बीइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर इससे लेके कहीं कोई यूनिटी, ऐसे अगर इसको हम एक ब्रॉड अम्ब्रेला में इस्लामिक वर्ल्ड देखें तो अरब देशों की तरफ से उस तरह का कोई सपोर्ट है नहीं। ईरान वो ऐसा दिख रहा है अभी, वहाँ पे अरब देश चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, वो मोर और लेस न्यूट्रल भी रहे, और अब पैलेस्टीनियन कॉज के लिए वो थोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन खुल के साथ आना उनका अरब वर्ल्ड के लिए क्या समय मुश्किल है? देखिए, शिया सुन्नी डिवाइड इज अ फैक्ट, हाँ, जो कि सऊदी अरब को भी सूट करता है क्योंकि वो खुद हिजबुल्लाह के खिलाफ रहे, द शिया मिलिशिया ग्रुप। जी, तो शिया सुन्नी डिवाइड जो है उसको ब्रिज करना तो आई थिंक इट्स नॉट रियली पॉसिबल, फीजिबल, एट लीस्ट इन द नियर फ्यूचर, द मीडियम टर्म। बट अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ने और एमिरेट्स ने इब्राहिम अकॉर्ड्स क्यों साइन किए थे? उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपके साथ काम करेंगे, पर आप गाजा को चलने दीजिए, आप ताकि उनकी डेवलपमेंट पर, और टू स्टेट मे बी इन ड्यू कोर्स वी कैन मूव टुवर्ड्स अ टू स्टेट सोल्यूशन। पर वो उनका ये जो विश थी वो पूरी नहीं हुई है। दिस वॉर हैज़ टोटली अनडन दैट। तो at one end, you see, you must understand the Arab states who were part of the Abraham Accords, उन्होंने उसको उनको फाड़ के अलग तो नहीं कर दिया कि भाई ये ख़त्म हो गया, वो तो नहीं, वो तो अभी भी है। पर दूसरी तरफ ये है कि ईरान भी लगा हुआ है कि भाई हम तो सपोर्ट दे रहे हैं आपको जी, पर उसमें ये है कि ईरान जो है वो एक हद तक आगे जा सकता है, वो पूरी तरह से नहीं, बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड द अरब वर्ल्ड इज़ 500 मिलियन मुस्लिम्स जी, वो 23 देश 24 देश तो भी हैं, और ईरान तो सिर्फ 9 to 10 मिलियन लोग ही हैं। तो उसका भी एक मुद्दा देखिए आप। और ईरान के पास भी रिसोर्सेज हैं, अरब के पास भी हैं, पर ईरान की इकॉनमी आप देखिए अभी बिल्कुल बहुत बेहतरीन नहीं है सैंक्शंस की वजह से। तो वो भी एक हद तक जा सकता है, इतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ईरान का जो है वो उसकी जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको मद्देनजर रखते भी उसकी ऑप्शंस जो है थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। बिकॉज एज कबीर सेड, ईरान में मुद्दा ये है कि ये देखना है कि इजराइल की एंट्री कितनी है हमारे देश के अंदर, कहाँ तक उन्होंने हमें खोखला कर दिया है जी। ऐसा ना हो कि हम हर एक तरह से ही खोखले गए हों। अगर आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे रेड हो सकता है, आपके न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं। अगर आपके जो एक गेस्ट आए हैं प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन के लिए, आप वहीं उनकी हत्या हो सकती है। तो आप कितने सुरक्षित हैं? और किस लोग तो ये भी कहते हैं कि जो IRGC के जो कमांडर जिसकी दमास्कस में लेबनान जिसकी डेथ हुई थी इन दैट बॉम्बिंग, दैट सो कॉल्ड प्रिसिजन बॉम्बिंग, that also was a intelligence operation where the person was told कि वो यहाँ पे इस वक्त होंगे, तभी तो डर के न्यूरोफरेशियन whatever his name। तो उनका भी, तो वो भी कहते हैं कि ये इजराइल के पास इंटेलिजेंस थी कि इस वक्त वो यहाँ पर होंगे, और तभी वो वहाँ पर उनका अटैक हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ईरान के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसको लेके उसके जो ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे वो थोड़े लिमिट हो जाते हैं। लेकिन वेरी क्विकली, चैलेंजेस के अलावा जो ईरान के बहुत चैलेंजेस हैं अभी, उनके अलावा अगर आप थोड़े उनके सक्सेसेस देखिए, ठीक है, जो फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी थी उनकी वो ज़्यादा काम नहीं करी, है ना। लेकिन जितना उन्होंने उसको डेवलप किया था पिछले कई सालों में, उस हिसाब से इट्स नॉट बैड ईदर, है ना। अब आप हूतीज़ को देखें, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, जो रेड सी में जो उनके वार चल रहे हैं शिप्स के अगेंस्ट, वो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गए।
और अगर आप हूतीज़ का पॉलिटिकल आउटरीच देखें, उन्होंने ऑफिस खोले हैं, अभी सीरिया में खोले हैं, इराक में खोले हैं, तो एक एक्सपेंशन, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन भी साथ साथ चल रहा है। पर आप सेकेंड चीज़ देखें जो ईरान ने अपने लिमिटेशंस में किया है, उन्होंने एक फोर्स कर दिया सऊदी अरेबिया को, फॉर एग्जांपल, कि सऊदी अरेबिया एक स्टेटमेंट दे कि हम नॉर्मलाइज इजराइल के साथ नहीं करेंगे जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन टेबल पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो दैट इज अ बिग सक्सेस फॉर ईरान कंसिडरिंग हाउ लिमिटेड देयर कैपेसिटीज आर राइट नाउ। तो अगर आप जो पॉलिटिकल सक्सेसेस देखें कि ईरान को ऐसे देखा जा रहा है कि ईरान ही सिर्फ मदद कर रहा है, बाकी सब ठंडे बैठे हुए हैं, वो भी सही वो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्योंकि अगर आप अपने ठीक है, आप आपकी मोनार्कीज डिसाइड करेंगे या मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेंगे कि स्टेट पॉलिसी क्या है, लेकिन जो स्ट्रीट देख रहा है बैठ के जी कि वहाँ पे कितना वार हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, एक चीज़, एक मुस्लिम सॉलिडारिटी कम्स इनटू प्ले। हाउ डू यू मैनेज दैट, राइट? वो ईरान ने उसको मोबिलाइज किया, उसी की वजह से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर रियाद गए मिलने के लिए जी। एंड ही वाज सपोज टू लार्जली मीट द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, बट एमबीएस खुद आए मिलने। ये भी बहुत बड़ा that shows you the gravity of the situation for Saudi also. So एक within that scope also काफी चीजें चल रही हैं। आई थिंक यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इस लड़ाई को बढ़ावा देने का किसी का फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अरब वर्ल्ड। अरब देशों में आई थिंक दे आर वेरी, उनको बड़ी साफ दिमाग है कि हम ये लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए। इट्स नॉट बिकम अ पैन रीजनल वॉर, तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आई थिंक एज कबीर सेड कि गिव एंड टेक हो रहा है धीरे धीरे। तो अब पॉइंट ये है कि वी डोंट नो कि इजराइल की क्या पॉलिटिकल अप्रोच है, वो किस हद तक जा सकता है जी। और आज से इलेक्शन डेट तक या इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तक इजराइल क्या करेगा, तो उसको लेके एक बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या करेगा इजराइल। एक्चुअली वो बहुत बड़ा सवाल है और ये बातचीत तो ऐसे चल सकती है, पर हमारे पास वक्त कम है। पर आखिर में टू सम अप, एक ये जो अभी 40 दिनों का या अमेरिकी चुनाव होने तक का वक्फा टाइम पीरियड है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त हम ये आशंका है कि ये हमले तेज़ होंगे, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, पॉलिटिकल पहल जो है वो बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सबकी कोशिश है कि ये क्षेत्रीय युद्ध तो हो ही गया है लेकिन इसे फिर भी रोका जाए। प्रेशर तो बढ़ेगा, बिकॉज जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा यूएस में, वो एक 4 साल के टर्म के लिए आएगा, है ना? तो उनके पास 4 साल होंगे सिचुएशन को डील करने के लिए। तो वो एक ऐसा और उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी कि अगले 4 साल तक दे हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं करना कि इलेक्शन आ रहा है तो इससे नहीं बात करो या उससे बात। कि अमेरिका ज़्यादा प्रोएक्टिव मेरे ख्याल से प्रेशर पॉइंट्स ज़्यादा मोबिलाइज करेगा अमेरिका डेफिनेटली। अब उसका वो कितना इफेक्टिव है, वो कितनी गुंजाइश है उन प्रेशर पॉइंट्स की, वो देखना पड़ेगा। और स्पेशली अगर ट्रम्प आए, उनके प्रेशर पॉइंट्स हैं ही क्या, वो भी अभी किसी को पता नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। ट्रम्प बहुत ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट रहे हैं पिछली बार भी, तो हम ये बस ऑल्दो वो कह रहे हैं अभी कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी इजराइल को भी नहीं पता होगा इस टाइम। तो वो देखना। अच्छा, इसको समझ करने मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप एक चीज़ देखें, सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर कौन है इस युद्ध में? Iran is supporting Hezbollah, Iran supporting Hamas, Iran supporting the Houthis. It is the state sponsor for all these and other militia groups which operate in Syria, which operate in Lebanon and also in Iraq. जी. तो अगर ईरान के ऊपर दबाव आता है कि भाई ये आपको करना है, इसको बंद करना है, तो शायद इसका कोई हल निकले। तो ईरान के ऊपर वो दबाव कौन बना सकता है? वो अमेरिका ही बना सकता है। अमेरिका ने पहले इतने सैंक्शंस लगाए, ईरान के ऊपर किसी तरह का दबाव हो नहीं पाया। वो तो ठीक है, सैंक्शंस अपनी जगह हैं, पर इसके बाद अगर जब नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो क्या लेकर आता है? क्या अरब वर्ल्ड की तरफ से कोई इस तरह का दबाव या ईरान के साथ बातचीत? अरब वर्ल्ड का जो है दबाव इतना मेरे को नहीं लगता महत्वपूर्ण, बिकॉज Iran didn't have relations with the GCC, Iran didn't have relations with Saudi Arabia. अब तो वो सब हो गया, अब तो उनकी सबसे पहले हो गई, सबसे दोस्ती हो गई है। पर इन सिचुएशंस में होता क्या है कि गिव एंड टेक होता है। ओके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये मुद्दा है, और द बिगेस्ट आर्बिटर जो है वो अमेरिका ही है।
उसके पास ही सबसे ज़्यादा लेवरेजेस हैं डिस्पाइट द सैंक्शंस। आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सैंक्शंस हैं और उस पर असर पड़ा है, पर इतना महत्व असर नहीं पड़ा। तो अगर इस लड़ाई को रोकना है तो अमेरिका कह सकता है कि ओके, अब ये यहाँ तक बात पहुँची है, जी, वील गिव यू दिस, यू स्टॉप दिस। तो ये गिव एंड टेक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। नई सरकार बनने के बाद तो कुल मिला के सारी निगाहें जो है वो अमेरिका पे टिकी हैं कि उसी के हाथ में है सब कुछ, कि अगर वो रोक सकते हैं, और अमेरिका क्या ये चाहेगा रोकना या कब चाहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका कबीर और राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए गोलमेज में इतना ही।